हेलो बच्चों, आज जो है हम कक्षा 10 का जो विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत जो आप अध्याय सेकंड हम पढ़ रहे हैं अम्ल क्षारक एवं लवण, उसके अंतर्गत हम आज 3 टॉपिक क्लियर करने वाले। कितने? 3 टॉपिक। पहला होगा अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं। अम्लों एवं क्षारकों में क्या क्या समानता है। हाँ, उसके साथ हम ये भी देखेंगे क्षारक और क्षार में क्या अंतर है ना। क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता है और क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, ये भी देखने वाले हैं। फिर सेकंड टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जलीय विलयन में जब हम अम्ल मिलाते हैं क्षारक मिलाते हैं तो क्या होता है, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। ठीक है, और अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। अम्ल या क्षारक जो है, अम्ल है या क्षारक है, उसमें अगर हम जल मिलाएंगे तो क्या होगा। तो हम 3 चीज क्लियर करेंगे, अम्लों और क्षारकों में समानताएं देखेंगे, उसके साथ साथ जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है जलीय विलयन में वो देखने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होगा, अम्ल या क्षारक के अंदर जल मिलाने पर क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पहला टॉपिक जो है अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं। तो उसमें देखने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्रियाकलाप है जो हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये आपका एनसीईआरटी का क्रियाकलाप है। ठीक है बेटा, तो देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एक बीकर लेते हैं। जैसा कि आपने ये देख रखा है, ये बीकर जो है आपका, हाईलाइट लेते हैं, ये वाला बीकर आपका जो है, ये बीकर हमने ले लिया। इस बीकर के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसके अंदर देखो बीकर लिया। बीकर यहाँ, चलो यहाँ आपको अलग से समझाते हैं एक बार, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो समझना, हमने सबसे पहले एक बीकर लिया, हम यहाँ बना रहे हैं ना बेटा, ये बीकर गलत बन गया। ठीक है, इस बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुद्ध जल भर देंगे। क्या भर देंगे, शुद्ध जल है ये। ठीक है, हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर शुद्ध जल भर देंगे, भर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कॉर्क लगाएंगे। कॉर्क अलग कलर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे इसमें दिखा हुआ वैसे ही बता रहा हूँ आपको, पर थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये लगा दिया आपका कॉर्क। ठीक है, ये लगाया हमने कॉर्क। कॉर्क नॉर्मली लकड़ी या प्लास्टिक का होता है जो कि, ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी अपने में से पास नहीं होने देता। इस कॉर्क में हम 2 कील लगाएंगे। क्या करेंगे बेटा, 2 कील लगाएंगे। लगा दी 2 कील। अब इस 2 कील ये लगा दी हमने, कॉर्क कॉर्क लिया, कॉर्क में हमने 2 कील लगा दी। और अब ये जो कील हैं इसके अंदर, मतलब इस कॉर्क कील के अंदर हम क्या करेंगे, एक तार इस कील से जोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, और एक तार इस कील से जोड़ेंगे और बाहर निकालेंगे। निकाल लिया। अब यहाँ पर देखो समझना है, यहाँ पर एक बैटरी लगाएंगे हम। बैटरी लगा दी 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी। उस बैटरी से आगे एक बल्ब जोड़ दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया हमने स्विच। हमने क्या किया, स्विच लगा दिया। ठीक है, ये क्या हमने इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया। अब देखो समझना इस चीज को, हमने कॉर्क क्यों लगाया, क्योंकि कॉर्क से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। भाई लकड़ी से करंट निकलता पास होता है क्या, नहीं होता। कॉर्क लकड़ी का बना हुआ होता है। कॉर्क में 2 कीले हैं, हमने पूरा एक परिपथ बनाया जिसमें तार भी जोड़ा, बैटरी भी जोड़ा, बल्ब भी जोड़ा। ठीक है, बल्ब भी है, बैटरी भी है, लेकिन परिपथ तब पूर्ण होगा जब इन दोनों कीलों में से अगर करंट पास हो। हमें दोनों कीलों के बीच में लकड़ी के अंदर कॉपी हुई है, तो यहाँ दोनों कीलों के बीच में गैप है, दोनों कीलों के बीच में गैप है, और ये पानी के अंदर रखा हुआ है। रखा हुआ शुद्ध पानी, प्योर, है ना। आश्रित जल, आश्रित जल कहें या डिस्टिल वाटर कहें, देखो होता क्या है, प्योर वाटर के अंदर किसी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं होती, और जब अशुद्धियां नहीं होती तो ये करंट का चालन नहीं करता। अब आप कहोगे कि सर हमने बाल्टी के अंदर गलती से, हमारा कई बार पानी गर्म करने की छोड़ डालते हैं, करंट आ जाता है पानी में तो करंट आता है सर, नहीं आता, शुद्ध जल में नहीं आता। शुद्ध जल कौन सा, जो बरसात का जल आता है ना बेटा, वो शुद्ध जल होता है। अगर बस पानी में करंट आता तो जो तार है, लाइट है, देखो हमारे जो भारत के अंदर जो खंभों पे जो इलेक्ट्रिसिटी के तार है ना बेटा,
खंभों के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी के तार है वो ओपनली खुले रहते हैं। अगर पानी के अंदर, शुद्ध पानी के अंदर अगर करंट आता तो बरसात का पानी तार से टकराकर जमीन पे आता तो सब लोगों के घरों में, सब में करंट आना स्टार्ट हो जाता है, रोड पे करंट आना स्टार्ट हो जाता है, पर आता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्ध पानी विद्युत का वहन नहीं करता, विद्युत का वहन नहीं करता। विद्युत का वहन करने के लिए पानी के अंदर आयनों का होना अनिवार्य है। अभी हम आपको समझो, बिना आयनों के इलेक्ट्रिसिटी पास होती नहीं। तो वो करंट पास होता कैसे वो समझना। जैसे ये तार है, यहां समझ आप, तार है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये एज इट इज है। अब ठीक है, अब जब भी हमें करंट पास करना होता हम इस यहाँ से तार को जो ही बैटरी से जो या किसी जो इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ेंगे और जो पीछे से हम उसमें करंट देंगे तो यानी कि इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये आगे वाला हर इलेक्ट्रॉन अपने से आगे वाले इलेक्ट्रॉन को आगे निकाल देता है, हर इलेक्ट्रॉन अपने से आगे वाले इलेक्ट्रॉन को आगे निकाल देता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे निकल जाएगा। तो ये आगे, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की सहायता से करंट पास होता है। इलेक्ट्रॉन की सहायता से करंट पास होने के लिए, इलेक्ट्रॉन की सहायता से करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की सहायता से करंट पास होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए ना। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे हमें? आयन के ऊपर। जो आयन होंगे या तो H+ आयन होंगे या OH- आयन होंगे या Cl- आयन होंगे, उसके अंदर करंट पास होगा। बात समझ आ रही? आप प्योर वाटर लो, डिस्टिल वाटर लो, उसमें करंट पास कराओ, नहीं होगा। और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, 2 मिनट में करंट पास हो जाएगा। क्यों? फिर नमक Na+Cl- में टूट जाएगा। बात समझ आ रही? तो प्योर वाटर में करंट पास नहीं होता। तो हमने क्या लिया? प्योर वाटर लिया, उसके बीच में कॉर्क रखा, कॉर्क पे 2 कीले लगाई। अब प्योर वाटर और दोनों कीलों के बीच करंट पास होगा ही नहीं, बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर के अंदर करंट पास नहीं होता। बात आई क्या समझ में? अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अच्छा सुनो, हाँ, अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बैठा है ना मन में, आप कमेंट में डालें, मैं आपको समझा दूंगा। अब समझो। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर के अंदर, जो ये बीकर है, इस बीकर के अंदर हम सबसे पहले देखो, जैसे कि आपने क्रियाकलाप लिखा, बीकर में थोड़ा सा तनु HCl डालकर विद्युत, जब तनु HCl डालेंगे, देखो अब इस बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे। तनु मतलब डाइल्यूट HCl डालेंगे थोड़ा सा। जो ही डालेंगे तो ये जो HCl है, ये HCl टूट जाएगा H+ और Cl- के अंदर, H+ और Cl- के अंदर। और जो विद्युत का चालन कौन करते हैं? आयन करते हैं। कौन करते हैं? आयन करते हैं, है ना बेटा? आयन, आयन करते हैं। अब शुद्ध जल के अंदर कोई आयन नहीं था, पर HCl डालते ही जल के अंदर H+ और Cl- आयन आ गए, यानी इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाले, तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाले आगे आयन आ गए, आयन इलेक्ट्रॉन का चालन कर लेंगे, आयन आ गए। तो आयन आते ही आयन जो है वो विद्युत का चालन करेंगे, आयन जो है विद्युत का चालन करेंगे। तो जो ही हमने इसमें अम्ल डाला तो वे सारे पदार्थ जो आयनों में टूट जाते हैं, वे सारे पदार्थ जो आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है ना, वो विद्युत का चालन करवाएंगे। वे सारे पदार्थ जो आयनों में टूट जाते हैं वो विद्युत का चालन कराएंगे। तो जो ही हम HCl डालेंगे, लट्टू जल जाएगा। ठीक है, फिर यही चीज से हम ग्लूकोज, एल्कोहल जो आयनों में नहीं टूटते उनको डाल के देखेंगे तो लट्टू नहीं चलेगा। देखो समझना, अम्ल की स्थिति में अम्ल डाला हमने, HCl डाला हमने, अम्ल डाला तो हमारे पास HCl डालते ही H+ और Cl- आयन में टूटने के कारण बल्ब जल जाता है। परंतु ग्लूकोज और अल्कोहल जो विलयन का विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि वो आयनों में नहीं टूटते हैं, आयनों में नहीं टूटते हैं। बल्ब के जलने से ये पता चलता है, जब बल्ब जलता है तो उसे ये पता चलता है कि अम्लीय विलयन के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयन उपस्थित होते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? अम्लीय विलयन के अंदर विद्युत का चालन होगा क्योंकि इसके अंदर आयन जो है उपस्थित होता है। तो देखो आपके एनसीईआरटी की लाइनें सारे सारे। तो अम्लों में कौन कौन से आयन होते हैं? धन आयन होते हैं अम्लों के अंदर। देखो जैसे ये HCl डाला था हमने, HCl डाला तो ये H+ धन आयन है और प्लस Cl- आयन बन गया। अब इसकी जगह अगर मैं HNO3 डाल दूं इसके अंदर, HNO3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल डालते हैं, HNO3 मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो ये डालने पर क्या होगा, ये होगा वो H+ आयन के अंदर प्लस NO3- आयन के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3COOH एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, है ना, ये अगर डाल दूं मैं तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी H+ के अंदर टूटेगा प्लस CH3COO- में टूटेगा। इसकी जगह मैं सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दूं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दूं, तब भी क्या होगा बेटा, तब भी 2H+ आयन के अंदर टूटेगा प्लस SO4
H2 माइनस आयन के रूप में ये टूटेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि अम्लीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहे हैं। अम्लीय विलयन के अंदर क्या हो रहे हैं? हाइड्रोजन आयन। ये देखो सारे के सारे ये हाइड्रोजन आयन अम्लीय विलयन के अंदर क्या हो रहे हैं? हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहे हैं। अम्लीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, अम्लीय विलयनों के अंदर ये देखो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अम्लीय विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, इसी कारण इसका H प्लस आयन उत्पन्न होना, जलीय विलयन में पदार्थों द्वारा H प्लस आयन उत्पन्न करना ये अम्ल का गुण है और इसी कारण इसका अम्लता का गुणधर्म होता है। बात समझ में आई क्या? समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर दो, दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपके एनसीईआरटी के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे है ना चूना का पानी है ना, तो ये क्या होगा? Na प्लस OH माइनस। तो जो आयनों में टूटते हैं वो सब के सब क्या करते हैं बेटा? विद्युत का चालन करते हैं, ये ध्यान रखना। तो उसके साथ अब इस चीज से हमें क्या समझ में आ गया कि वे सारे पदार्थ जो आयनों में टूटते हैं, अम्ल एवं क्षारक, अगर आयनों में टूटते हैं तो विद्युत का चालन करेंगे, नहीं टूटते तो नहीं करेंगे। तो चूंकि ये टूटते हैं तो विद्युत का चालन करेंगे। शुद्ध जल में जब अम्ल या क्षारक डालेंगे तो विद्युत का चालन हो जाएगा, क्योंकि ये आयनों में टूटते हैं। अगर 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 आपके पास अम्ल है तो H प्लस आयन के अंदर टूटेगा, और अगर क्षार है तो OH माइनस आयन उसके अंदर मुक्त होंगे, और अम्ल होगा तो H प्लस आयन उसमें मुक्त होंगे ही होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? अब बात करेंगे जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जब जलीय विलयन में हम अम्ल या क्षारक डालते तो होता क्या? अभी देख लिया हमने, आयनों में टूटता है। तो इसीलिए हमें एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल आपका एनसीईआरटी का एक क्रियाकलाप है वो देखते हैं। इस क्रियाकलाप में हमने क्या देख रखा है कि एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें पहले से सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है, इसमें पहले से ये NaCl है ना, पहले से ये सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? NaCl। परकनली के अंदर NaCl पहले से है, और किनारे से देखिए, किनारे से धीरे धीरे किनारे की सहायता से ये इसके अंदर क्या डाल रहे हैं? इसके अंदर हम सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रहे हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बेटा? H2SO4 डाल रहे हैं। और जब H2SO4 और NaCl दोनों जब मिलेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो है HCl गैस का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है बेटा? HCl गैस का निर्माण हो रहा है। ये दोनों मिलने पर जो गैस निकल रही है, उस गैस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस परनली के मुंह पे एक कॉर्क लगा देंगे। ये कॉर्क लगा दिया और उसके अंदर एक निकास नली लगा दी। हमने क्या किया? इस कॉर्क के अंदर ये निकास नली लगा दी हमने, कॉर्क के अंदर निकास नली लगा दी। अब ये जो गैस जो भी है इस टेस्ट ट्यूब में, इस परनली में जो गैस बन रहा है वो इस निकास नली की सहायता से निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे? एक लिटमस पत्थर लेंगे। क्या लेंगे? लिटमस पत्थर लेंगे। और इस लिटमस पत्थर को आशुद्ध जल से गीला करके, मतलब ये आर्द्र हो गया, गीला हो गया, गीला करने के बाद जो निकास नली से जो गैस निकल रही है ना, उस गैस को इसके ऊपर, निकास नली से जो गैस निकल रही है उसका आगे आर्द्र लिटमस पत्थर लगा दिया। जो गैस आर्द्र लिटमस पत्थर से टच होगा, चूंकि HCl गैस निकल रही है तो क्या अम्ल क्या करता है? नील, अम्ल नीले को लाल करता है, तो लाल हो जाएगा जहां से गैस। तो ये देखो लाल हो रहा है, इस आपके चित्र के अंदर ये देखो ये लाल हो रहा है। तो ये गैस HCl गैस होती है, लाल कर रहा है। अब कई बार अगर वायु आर्द्र है, मतलब बहुत पानी में बहुत ज्यादा नमी है, बहुत ज्यादा नमी है, उस कंडीशन में इस गैस को सुखाने के लिए हम क्या करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड वाली एक रक्षक नली लगा देते हैं। जो गैस निकल रही है उसके बीच में कैल्शियम क्लोराइड वाली नली लगा देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा? उस गैस के अंदर जो पानी की आर्द्रता है वो अवशोषित कर लेगा और प्योर गैस आगे निकल जाएगी, जिससे कि आपको रिजल्ट मिल जाए। बात समझ में आ रही है? अब समझना, अब पानी के अंदर क्या होता है वो समझना, ये क्रियाकलाप समझ लिया। अब पानी के अंदर क्या होता है वो समझना। जैसे ये HCl है, अगर मैं इस HCl को ऐसे ही रखूंगा तो ये HCl के फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन अगर मैं इसको जल के अंदर डाल दूं, जब HCl को हम जल में डालते हैं तो क्या होगा समझना। ये जल के अंदर ये H जो है HCl भी H प्लस और Cl माइनस के अंदर टूट जाएगा, और चूंकि अभी H2O है, इस H2O को भी जल के अंदर ये ऐसे टूट जाएगा। देखो नॉर्मली आपने ऐसे भी लिखते हुए देखा होगा HOH, भाई दो हाइड्रोजन है, एक आगे एक पीछे लगाओ, चाहे ऐसा लगाओ, जैसे भी चाहो लगा सकते हो। तो HOH लगाओ चाहे H2O, ये भी दो भागों में टूट जाएगा। जल भी जो है दो भागों में टूट जाएगा अम्ल डालने के बाद, H प्लस और OH माइनस। ये भी कुछ इस प्रकार रहता है नॉर्मली, है ना। जल भी टूटता है कई बार, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे वो समझना। अब समझना, यहाँ पर हमने क्या किया, ये HCl है, HCl जो दो भागों में टूट गया, H प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे हमने लगा दिया H2O, जल के अंदर डाल, तो जल के अंदर डालने पर अब क्या होगा वो समझना। ये H प्लस इस जल के साथ अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद ये है ना H3O प्लस बना देगा, प्लस Cl माइनस बना देगा। अभी H3O प्लस जो है, H3O प्लस
बनेगा H प्लस आयन। अब देखो ये H प्लस आयन जो घूमता रहता है, ये H2O के साथ जाके H3O प्लस बना देगा और वापस H3O प्लस में से निकल के H प्लस आयन क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देगा। तो ये बीच में घूमता रहता है। तो अब नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, जल की उपस्थिति में HCl अणुओं से H प्लस आयन परतक नहीं हो सकते, सॉरी जल की अनुपस्थिति में HCl आयन जो है HCl आयन से H प्लस आयन परतक नहीं हो सकते, पर जल की उपस्थिति में हो सकते हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से रह नहीं सकता, लेकिन जल की उपस्थिति में वो क्या करेगा, जल के अणुओं के साथ मिल जाएगा, और जल के अणुओं के साथ मिल जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन आयन सदैव जो है H प्लस या हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस को क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन को रूप में दिखेगा। तो अब जो जल के अंदर हम HCl मिलाने पर H3O प्लस और Cl माइनस के रूप में ये दिखेगा। अभी H3O प्लस जो है ना, ये दोनों फॉर्म में बदलता रहता है, आप समझना। ये जो है ना H प्लस प्लस H2O H3O प्लस और ये वापस इस रूप में, मतलब ये जल के अंदर ये प्रक्रिया होती रहती है। H3O प्लस बनता है, वापस H2O H प्लस बनता है, फिर H प्लस H2 मिलके H3O प्लस बनता है। ये नॉर्मली एक प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसलिए जब हम ये मिलाते हैं जल के अंदर HCl, मतलब कुल मिलाकर हम अगर साधारण भाषा में समझे तो HCl जो है वो जल के अंदर टूट जाता है और H प्लस आयन जल के आयन के साथ लग जाता है, क्लोरीन आयन मुक्त रूप से रह जाता है, इसलिए ये विद्युत का भी चालन करते हैं और इस ढंग से जल के अंदर रहते हैं। अब ये तो बात की हमने अम्ल की। सार का क्या होता है, सार के समय देखो तो देखो हमने देखा कि जल H3O प्लस तथा H प्लस आयन प्रदान करता है। आइए देखिए सारक जल में घोलने पर क्या होगा। तो NaOH है, ये NaOH भी टूटेगा भाई। NaOH को जब जल के अंदर घोला हमने H2O को, तो ये भी दो आयन देगा, Na प्लस OH माइनस। ठीक है, ये भी दो आयन में टूट जाएगा। या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर जल में घोले तो ये भी टूट जाएगा H2O। तो पोटेशियम प्लस और OH माइनस, ये सब के सब विलयन में ही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखें हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये भी H2O प्लस, सॉरी H2O के रूप जल में डालने पर Mg2 प्लस और 2OH माइनस। अब यहाँ पर एक चीज देखना कि सार के अंदर सबके अंदर OH माइनस उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, OH माइनस। अम्ल के अंदर क्या बन रहा था, H प्लस, और सार के अंदर क्या बन रहा है, OH माइनस। ठीक है, तो सारक जल में हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। ठीक है बेटा, सार जल में जो है हाइड्रोक्साइड, अम्ल जल में H प्लस आयन उत्पन्न करता है, सार जल में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे एक चीज समझना बेटा, वे सभी सारक जो जल में घुलनशील है सार कहलाते हैं। वे सभी सारक जो जल में घुलनशील है सार कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? वे सभी सारक जो जल में घुलनशील है सार कहलाते हैं। इनका सारक का जो स्पर्श है या सार का स्पर्श है, ये साबुन की तरह चिकना होता है, साबुन की तरह स्वाद में कड़वा होता है, और इसकी प्रकृति संसारक होती है, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाली होती है, इसलिए इनको छूना नहीं चाहिए, अदरवाइज ये आपको नुकसान पहुंचा देंगे। बात समझ में आ रही है, नुकसान पहुंचा देंगे। अब हमने ये देख लिया कि अम्ल में क्या होता है, जल में, सार में क्या होता है। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया को याद करो। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर हमने क्या देखा था कि भाई अम्ल प्लस सारक मिलकर, अम्ल प्लस सारक दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों मिलकर लवण प्लस जल बना रहे हैं। ये हम देख चुके हैं बेटा, लवण प्लस जल बना रहे हैं। फिर हमने देखा था कि HCl प्लस NaOH जब मिला दिया तो क्या बना, NaCl प्लस H2O, यही बना। ठीक है, तो लवण और जल बन गया। अब हम समझेंगे वास्तव में यहाँ होता क्या था। तो जो भी अम्ल हैं उसमें H प्लस आयन और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा X, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा पदार्थ ज्वाइंट होगा, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे कुछ भी हो, H प्लस आयन जरूर होगा। साथ में जो भी सार होगा उसमें OH माइनस आयन जरूर होगा। क्या होगा, लेकिन उसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ होगा, जैसे Na जुड़ा हुआ, यहाँ पे ये देखो OH है, इसके साथ ही Na जुड़ा होता है, कुछ भी ये NaM है, कुछ M का मतलब कुछ भी दूसरे भी सार उसके साथ जुड़ सकते हैं, और H प्लस के साथ Cl मतलब X का मतलब ये भी कोई आके जुड़ सकते हैं, है ना। लेकिन H प्लस अम्ल के अंदर H प्लस आयन, H आयन तो होगा ही होगा, सार के अंदर OH आयन होगा ही होगा। और जब रिएक्शन होगी, जब दोनों को मिलाएंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, तो जो ये एक्स्ट्रा है ना, ये साथ में आ जाएंगे, M और X ये तो आ जाएंगे साथ में, प्लस ये HOH या H2O बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? या साधारण भाषा में देखें तो अगर इसको दूसरी रूप में देखें तो ये HX में H प्लस आयन जरूर होगा इसके अंदर,
प्लस OH माइनस आयन सार के अंदर जरूर होगा, और ये हमेशा दोनों को दोनों मिलकर जल बनाएंगे ही, और जो पीछे दूसरा वो मिलकर लवण बना देंगे। बात समझ में आ रही क्या? X बराबर Cl भी रख सकते हो, Br भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, दूसरा भी रख सकते हो। M बराबर OH तो होगा ही होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम रख दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम रख दिया, कुछ भी दूसरा भी रखा जा सकता है ना बेटा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया क्या कि अम्ल और क्षारक को जल में मिलाने पर क्या होता है? अम्ल और क्षारक को जल में मिलाने पर, जब हम अम्ल को जल में मिलाते तो H+ आयन देता है, क्षारक को अंदर जल मिलाते तो OH- आयन देते हैं। अब जो अम्ल है उसमें अगर जल मिला दे एकदम तो क्या होगा, क्षारक के अंदर जल मिला दे तो क्या होगा, ये समझना। अम्ल के अंदर हम एकदम जल मिलाए तो क्या होगा, या क्षारक के अंदर जल मिलाए तो क्या होगा? क्या हम लैब में अम्ल के अंदर सीधा जल मिला सकते हैं, या क्या क्षारक के अंदर सीधा जल मिला सकते हैं? चलो देखो समझो इस चीज को। सॉरी, आपकी बुक का क्रियाकलाप नंबर 2.10 देखो, इसमें क्या कर रखा हमने, एक बीकर लिया, एक बीकर है 10 ml, बीकर के अंदर हमने क्या लिया 10 ml जल ले लेते हैं भाई बीकर, ये बीकर 10 ml जल ले लेते हैं। H2O कितना है 10 ml ले लिया हमने 10 ml। ठीक है, इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिलाएंगे, वो भी कैसा, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएंगे, और बीकर के इस पर जो बेस है ना उसको टच करेंगे, तो जो जो ये H2SO4 मिलेगा ना, ये गर्म हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, बीकर का आधार जो है गर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? अच्छा, ये चलो क्यों हो रहा है वो तो बात करते हैं। अच्छा आप सुनना, वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में उष्मा की उत्पत्ति होती है तो उसे उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिसको संपन्न कराने के लिए उष्मा देनी पड़ती है तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तो उष्मा की उत्पत्ति हो रही है ना बेटा, उष्मा की उत्पत्ति हो रही तो क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उष्मा सेपी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, उष्मा सेपी अभिक्रिया। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया कैसी है, अत्यंत उष्मा सेपी अभिक्रिया है। तो अगर आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके अंदर जल मिला रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है। अगर आपने जल मिलाया तो उष्मा सेपी तो बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी तो आपका बीकर ब्लास्ट हो जाएगा, या वो उछल जाएगा बीकर से उछल के आपके मुंह पे भी लग सकता है, जिससे मुंह जल सकता है। भाई अम्ल क्या है, तेजाब बोलते हैं, इन्हीं को तो तेजाब बोलते हैं। तो अगर ये आपके मुंह पर शरीर पर जल गिरेगा तो आप जल भी सकते हैं। तो अम्ल या क्षार में जल मिलाने के लिए हमें बहुत सावधानी से धीरे धीरे मिलाना चाहिए, उनको हिलाते रहना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए गर्म कितना हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे कि उछल सकता है, आपके मुंह पे गिर सकता है, या फिर आपकी जो जिस भी आप टेस्ट ट्यूब में या पर्क नली में बीकर में जिसमें कर रहे हो मिला रहे हो वो ब्लास्ट भी हो सकता है। चाहे वो आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल बोला था HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला था H2SO4। ठीक है, इसके अंदर जब मिलाते हो तो सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तो जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे और जल को लगातार तक हिलाने से क्या हीट जो है रिलीज होती रहे, उसमें मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण जो है उफन सकता है, आस्फलित होकर यानी उफन कर बाहर आ सकता है, जिससे आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह भी लगे हुए होते हैं बेटा। चेतावनी के चिन्ह भी देखो, इस प्रकार का जो ये चिन्ह है ना बेटा, ये वाला चिन्ह जो है ना लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि अत्यंत खतरनाक है, ये सांद्र है, ये आपका हाथ जला सकते हैं। मतलब जैसे अगर एक बूंद पड़ी तो अंगुली काट के बाहर निकाल देंगे, वहां से इतने खतरनाक होते हैं। तो इस प्रकार के चेतावनी चिन्ह जिस बोतल पे लगे हुए उसको टच नहीं करना चाहिए साधन बिना टीचर से पूछे बिना टीचर के सामने मतलब बिना टीचर की उपस्थिति के आप इस प्रकार की बोतलों को कभी टच ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है आपको। बात समझ में आ रही है? तो आप सुनना, जल में अम्लीय क्षारक मिलाने पर क्या होता है, तो उसमें जब अम्लीय क्षारक मिलाएंगे तो H3O+ या OH- आयन प्रति का अम्ल है तो H3O+ और क्षार है तो OH- आयन की उत्पत्ति होगी। ठीक है, उत्पत्ति होगी। अब समझना, जैसे ये HCl है, मान लो, समझना, देखना, हाँ समझना आप, जल मिलाने पे क्या होगा। मान लो ये HCl है और इसके अंदर जल मिला हुआ है, H2O मिला हुआ है। ठीक है, 10 ml जल है इसके अंदर। तो मान लो, चलो 10 ml छोड़ो, ऐसा मान लो 1 ml जो ये सॉल्यूशन है HCl और H2O, ठीक है, 1 ml इसके अंदर 1 ml के अंदर मान लो 1 ml H2O के अंदर 10 HCl के अणु है। कितने हैं? 10 HCl के अणु। मान लो 1 ml, एक क्यों आप, चलो एक में और कंफ्यूज होंगे आप, मान लो 10 ml पानी के अंदर 10 ml
H2O के अंदर H2 20 HCl के मॉलिक्यूल है, अणु है। कितने हैं? ये एक सॉल्यूशन है, 10 ml सॉल्यूशन है। कितना है? 10 ml पानी है, इसके अंदर 20 HCl के मॉलिक्यूल हैं। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसके अंदर 10 ml और मिला देंगे, 10 ml और मिला देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, HCl तो वही है, लेकिन 10 की जगह पानी कितना हो गया, 20 ml। तो 20 ml पानी के अंदर क्या हुआ, 20 HCl के अणु है। पहले 10 ml HCl पानी के अंदर 10 HCl के अणु थे, अब 10 ml पानी और मिला दिया तो 20 ml जो पानी के अंदर 10 ही HCl के अणु हैं। तो पानी के अंदर HCl के अणु की कमी हुई ना, तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। सांद्रता में भाई अम्ल के आयनों की सांद्रता में कमी हुई है, इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, तनुकरण करना, या अम्ल या क्षारक का तनुकृत होना करता है। अम्ल या क्षारक को तनुकृत कैसे हुआ, क्योंकि पानी ज्यादा हो गया और उनके अणुओं की संख्या कम हो गई। इसको क्या बोलते हैं, तनुकृत करना। पानी बढ़ रहा है, वाटर बढ़ रहा है, जल बढ़ रहा है, और आयन जो अम्ल है या क्षारक है उसके अणुओं की संख्या कम होती जा रही, सिर्फ जल ही बढ़ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, तनु होना। और अगर इसका उल्टा करें तो 10 ml वाटर था और 10 जो इसके अंदर HCl के अणु थे, हमने गर्म करके उसमें से 5 ml वाटर और निकाल दिया। अब 5 ml के अंदर 10 HCl के अणु है, तो इसे बोलेंगे सांद्र होना। क्या कहते हैं, सांद्र होना। अगर पानी कम हो रहा है तो अम्ल सांद्र हो रहा है, और पानी बढ़ रहा है तो अम्ल तनु हो रहा है। तनु, अम्ल को तनु करना या क्षार को तनु करना तनुकरण कहलाता है, और सांद्र करना सांद्रकरण कहलाता है। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अगर बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं उसके जवाब जरूर दूंगा। और अगर सब समझ में आ गया है तो आप बोल ले, लिख ले नीचे, हाँ सर हमें सब समझ में आ गया है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप इसको याद करते रहें, वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके।